मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हम हाफ चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम इसका रिमेनिंग चैप्टर डिस्कस करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। हमने इससे पहले कल हमने डिस्कस कर लिया था। तो आगे आज हम पढ़ेंगे जो फेडरलिज्म है वो कैसे चलती है, कैसे कार्य करती है। तो इसके अंदर देखिए हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम क्या समझ आगे क्या देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। ये हम सभी को पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं वो किसी भी फेडरलिज्म को सक्सेसफुली चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। लेकिन ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इसके अंदर क्या और भी कार्य करने होते हैं। तो इफ़ दी federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional। अगर भारत के अंदर जो फेडरलिज्म है वो सक्सेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, बल्कि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज इन आवर कंट्री। बल्कि हमारे भारत के अंदर जो फेडरलिज्म को जो सफलता मिली है, सक्सेस मिली है, वो क्या है, यहाँ के जो लोकतांत्रिक जो राजनीति है वो बहुत अच्छी है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इसकी वजह से क्या है, जो फेडरलिज्म है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में अपना कार्य कर रहा है। तो देखिए अब हम लेट अस लुक सम ऑफ मेजर वेज इन विच। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे देखिए बेटा, तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अंदर देखिए फर्स्ट पॉइंट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। फर्स्ट हेडिंग आती है बेटा लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि भाषाई राज्य। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि जो हमारा भारत है बहुत विशाल देश है और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। तो अगर शुरू से देखा जाए तो हमारे भारत की स्टार्टिंग से हमारे भारत के अंदर तो अगर पॉलिटिकल मैप को देखा जाए, जब से भारत के अंदर इसकी जर्नी, डेमोक्रेसी की जर्नी स्टार्ट हुई है, यानी कि 1947 से 2019 तक का अगर देखा जाए तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारे चेंजमेंट आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बहुत सारे पुराने स्टेट्स को वैनिश कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया गया। बहुत सारे नए स्टेट्स तैयार किए गए हैं। जो एरियाज़ हैं, बाउंड्रीज़ हैं, इनको जो नेम्स दिए गए हैं वो उसके अंदर बहुत सारे चेंजमेंट आए हैं, बदलाव आए हैं। यानी कि 1947 से लेकर 2019 तक बहुत सारी चेंजमेंट किए गए हैं। तो 1947 में क्या था बेटा, बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। तो 1947 के अंदर ही क्या है, भारत के अंदर जो पुराने राज्य थे, स्टेट्स थे, उन्हें चेंज करके उनको नए स्टेट्स के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है। एंड दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज। ये क्यों किया गया, क्योंकि ऐसे राज्य जिसके अंदर सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उनको मर्ज कर दिया गया, उनको इकट्ठा मिला दिया गया, उनको एक स्टेट के अंदर ही परिवर्तित कर दिया गया, ताकि जो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम आती है, जो श्रीलंका बेल्जियम में आई थी, वो हमारे इंडिया के अंदर न आ सके। तो इस प्रकार से जो अलग अलग जो लैंग्वेज थी, वो जो कल्चर है, वो सारी चीज़ें क्या है, और जो जोग्राफिकल रूप से जो परिवर्तन थे उन सबको मर्ज करके, उन्हें इकट्ठा करके एक स्टेट के अंदर कर दिया गया, ताकि इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम न आ सके। एंड दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है। इन्हें क्या है, बड़े स्टेट के अंदर इन्हें डिवाइड कर दिया गया, तो मर्ज कर दिया गया। अब देखिए आगे देखिए बेटा, जब व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स feared that it would lead to the disintegration of the country। अब जो देश के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो क्या है, हमारे देश की जो, उन्हें क्या डर था कि अगर इस प्रकार से देश के अंदर क्या है, स्टेट्स को, पुराने स्टेट्स को ख़त्म करके नए तैयार किए जाएंगे तो क्या है, इसके अंदर देश में कंट्रोवर्सी हो सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country। तो लेकिन इससे क्या पता चलता है कि जो अलग अलग भाषा वाले जो राज्य थे उससे क्या है, बल्कि हमारे देश को और ज़्यादा क्या है, उससे स्ट्रॉन्गनेस मिली है। एंड इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेटर ईजियर। इसने क्या है, प्रशासन को और ज़्यादा ईजी बना दिया है। ओके, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है लैंग्वेज पॉलिसी।
कि जो ये तो था क्या है, भाषाई राज्य है, मतलब अब लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर देखिए क्या बताया, भाषा की जो नीति है उसके अंदर देखिए सेकंड पॉइंट के अंदर सेकंड हेडिंग में क्या कहता है बेटा, लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी में देखिए क्या बताया गया है, सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। अब सेकंड नीति क्या आती है इसकी, लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं बताया गया है। शुरू में क्या था बेटा, हिंदी को क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन जो हिंदी इज़ दी मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस, जो हिंदी थी वो केवल 40% लोगों की ही मदर टंग थी, मातृभाषा थी। और जो दूसरे स्टेट्स थे वहाँ पर क्या है, दूसरी भाषाओं को जानते थे, हिंदी जानते ही नहीं थे। तो इस प्रकार से जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी उसको, वो सारी जो कंट्रोवर्सी थी वो हमारे देश के अंदर भी आ रही थी। तो बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज। और कॉन्स्टिट्यूशन की साइड से हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को क्या है हमारे संविधान के अंदर मान्यता दी गई। एंड कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है तो वो क्या है अपनी चूज़ से कोई भी लैंग्वेज अपने तरीके से किसी भी लैंग्वेज को अडोप्ट कर सकता है, चूज़ कर सकता है। एंड स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब हर स्टेट की भी क्या है अपनी खुद की राजकीय भाषा थी, मतलब जो ऑफिशियल कार्य होते थे वो हर स्टेट के उसकी खुद की स्टेट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होते थे। तो इस प्रकार से हमारे भारत के अंदर जो बहुत सारी जो लैंग्वेज थी जिसे क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसे हमारे देश के अंदर अडोप्ट किया गया था। अगर श्रीलंका, अनलाइक द श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडोप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी। अगर श्रीलंका की तरह ही हमारे देश के जो नेता थे वो क्या है सिर्फ हिंदी के यूज़ करने के ऊपर ही अड़ जाते, तो इससे क्या होता बेटा, तो इससे क्या होता, वही हाल होता जो श्रीलंका का हुआ था, हमारे देश के अंदर भी क्या है सिविल वार छिड़ जाता। तो हमारे संविधान के अंदर क्या है ना केवल हिंदी बल्कि और भाषाओं को भी संविधान के अंदर स्थान दिया गया है कि जो जिस भाषा के अंदर कंफर्टेबल है वो उस भाषा के अंदर कार्य कर सकता है। और कई जगह पर तो क्या है बेटा, यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पज़। इंग्लिश को भी क्या है किस वजह से यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या है इंग्लिश को ही ज़्यादा बोला जाता है, वहाँ पर हिंदी को कोई जानता ही नहीं है। तो जैसे इसके अंदर सबसे मेन एग्जांपल किसका आता है, तमिलनाडु का आता है। तमिलनाडु के अंदर क्या है वहाँ पे हिंदी कोई नहीं बोलना जानता, या तो तमिल जानते हैं या वहाँ पर इंग्लिश जानते हैं। तो इस प्रकार से जो ये फ्लेक्सिबिलिटी थी हमारी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की, उसने श्रीलंका जैसे सिचुएशन बनाने से हमारे देश को रोक लिया था। तो ये था क्या है लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि किस प्रकार की भाषा को हमारे देश के अंदर अपनाया गया था। ओके बेटा, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है बेटा, थर्ड पॉइंट है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के अंदर क्या, केंद्र और राज्य के जो आपस में रिलेशंस थे वो कैसे थे। रिस्ट्रक्टिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथ इन प्रैक्टिस। ये भी क्या है सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन थे उसने भी क्या है हमारे देश के अंदर जो फेडरलिज्म था उसे बहुत अधिक पावरफुल बनाया था। तो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स आ लार्ज एक्सटेंड ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। तो किस प्रकार से जो लीडर्स थे, रूलिंग पार्टीज थी, वो इस अरेंजमेंट को फॉलो कर रही थी। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स द सेम पार्टी रूल बोथ द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। बहुत लंबे समय तक क्या है बेटा, सेंटर और स्टेट के ऊपर एक ही सरकार ने राज्य किया था, लेकिन धीरे धीरे क्या है सेंट्रल की पावर को अलग कर दिया गया था और स्टेट की पावर को अलग कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो जब गवर्नमेंट थी उसको क्या, जब अलग अलग लेवल के अंदर डिवाइड किया गया तो जो पावर थी वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। और इस प्रकार से जो हमारा जो देश था उसके अंदर क्या है सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे, बहुत पावरफुल हो गए। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशन थे बहुत ही अच्छे पावरफुल उभर कर आए थे। लेकिन इन सब चेंजमेंट के बाद भी आफ्टर 1990 के बाद जो ये पीरियड था, साथ ही राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर क्या है जो पॉलिटिकल पार्टी थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी, वो उभर कर आ रही थी।
तो इस वजह से ही क्या है, देश के अंदर क्या है, कोइलेशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था। कोइलेशन गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, जब किसी एक दल को पूरा पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो क्या है, जो जिनको ज़्यादा बहुमत मिलता है वो वहाँ की जो गवर्नमेंट आपस में क्या है, 2-3 जो स्टेट एरियाज़ होते हैं वहाँ की गवर्नमेंट आपस में मिलकर साझेदारी कर लेती हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे गठबंधन या कोइलेशन गवर्नमेंट कहा जाता है। वो आपस में क्या गठबंधन कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या सिर्फ एक पार्टी नहीं होती, उसके अंदर 2-3 पार्टी इकट्ठी मिलकर गठबंधन कर लेती है, कोइलेशन, तो वो कोइलेशन गवर्नमेंट कहलाती है। ओके, आगे देखिए बेटा, दिस लैड अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंडो। तो इससे क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्हें क्या है, नई पावर मिल गई थी। जो ये नया ट्रेंड आया था कोइलेशन गवर्नमेंट का, तो इससे क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्हें नई पावर उनके सामने निकल कर उभर कर आई थी। एंड द सुप्रीम कोर्ट दैट made it difficult for the central government it to dismiss the state governments in an arbitrary manner, thus federal power sharing is more effective today। और इस प्रकार से आज के टाइम के अंदर जो फेडरल पावर शेयरिंग थी बहुत अधिक इफेक्टिव हो गई थी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर मिल गई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर मिल गई थी, दोनों स्मूथली अपने तरीके से अपने कार्य को चला रहे थे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। देखिए अब इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या बताया गया है कि भारत के अंदर जो भाषाई विविधताएं थी, डाइवर्सिटी थी, वो कैसे थी, तो कितनी थी। तो देखिए इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट, द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इट फ्रॉम इज द सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2011। जो 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग देखिए बेटा, दिस सेंसस रिकॉर्डेड मोर देन 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस विच पीपल मेंशन एज देयर मदर टंग्स। हमारे भारत के अंदर 1300 जो लैंग्वेजेस थी, भाषाएं थी, उन्हें क्या है, मदर टंग के रूप में उभर कर आ रही थी 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग। एंड दीज लैंग्वेजेस वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेज। इन्हें क्या अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी एंड सो ऑन, एंड वर ग्रुप टुगेदर अंडर हिंदी। और इन सब का जो मेन ग्रुप बनाया गया था वो क्या था, हिंदी का था। तो इस सेंसस के अकॉर्डिंग देखिए बेटा, जो 2011 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग देखिए, सेंसस ग्रुपिंग द सेंसस फाउंड 121 मेजर लैंग्वेज। तो 121 मेजर लैंग्वेजेस निकल कर आई थी, एंड ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस आर नाउ इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रकार से इन 121 के अंदर से 22 भाषाओं को हमारे संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है, और इसीलिए इन्हें क्या शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहा जाता है। एंड अदर्स, और जो बच गई 121 में से जो 22 को निकाल कर जो बच गई उन्हें क्या नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज के अंदर उन्हें डाला गया है। तो ये सारी बेटा लैंग्वेजेस हैं जो हमारे इंडिया के अंदर, देश के अंदर बोली जाती हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो क्या है, लार्जेस्ट लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। हिंदी भाषी वाले जो लोग हैं वो हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर हिंदी बोलने वालों का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। ये देखिए रेशियो दिखा भी रखा है बेटा, ये रेशियो के अकॉर्डिंग देखिए, ये देखिए हिंदी 43.63 है, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उसका रेशियो सबसे ज़्यादा इसमें दिखाया गया है। ओके बेटा, ये क्या था बेटा, इंडिया के अंदर जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है वो उसके अंदर, उसके बारे में इसमें बताया गया है। पूरा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसे दिखाया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हमारे भारत के अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है बेटा, इसे हिंदी में बोला जाता है विकेंद्रीयकरण। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, अब इसको ध्यान से सुनना बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन देखिए भारत में, वी नोटेड अबोव दैट फेडरल गवर्नमेंट्स हैव 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने अब तक पढ़ा है कि बेटा फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट के लेवल होते हैं। तो हम 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, हमारे भारत के अंदर 2 टीयर्स शुरू से ही चल रहे हैं। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टीयर्स। हमारे भारत जैसे विशाल देश के अंदर केवल इन 2 टीयर से काम नहीं चलेगा। स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एंड इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। कि हमारे देश के अंदर जो स्टेट्स हैं वो क्या है, मतलब यूरोप से भी बड़े बड़े जो यहाँ पर राज्य हैं भारत के अंदर। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के टर्म्स में उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया। जो यूपी है वो क्या है, हमारे देश का जो यूपी
जो राज्य है वो क्या है, रशिया से भी बड़ा है पॉपुलेशन के टर्म्स में। एंड महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी, और जो महाराष्ट्र है वो जर्मनी जितना बड़ा है। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो स्टेट है वही इतने बड़े बड़े हैं बेटा, वो मतलब दूसरे देश कंट्री के बराबर हैं। तो इतने बड़े देश के अंदर केवल दो सरकार से टू टीयर से क्या है पूरा देश नहीं चल सकता। तो इस प्रकार से 10 a need for power sharing within these states. फेडरल पावर शेयर इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारे भारत जैसे देश के अंदर क्या है बेटा, एक टीयर की और ज़रूरत है ताकि इस कार्य को स्मूथली चलाया जा सके। तो वो किसमें इसके अंदर क्या चीज़ ऐड की गई है, बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और इसलिए क्या है, इसे ही क्या है डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया है। और जो थर्ड टीयर जोड़ा गया है हमारे भारत के अंदर गवर्नमेंट का, वो उसे क्या कहा गया है बेटा, लोकल गवर्नमेंट। फर्स्ट क्या आती है बेटा, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड आती है स्टेट और थर्ड आती है लोकल गवर्नमेंट। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड बेटा स्टेट गवर्नमेंट, और जो थर्ड ईयर जो जोड़ा गया है वो स्टेट के बाद थर्ड ईयर जोड़ा गया उसे क्या कहा गया है, उसे लोकल गवर्नमेंट कहा गया है। इसे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। ओके बेटा, क्लियर। फर्स्ट सेंटर, सेकंड स्टेट और थर्ड लोकल। ओके, अब आगे देखिए। अब इतने सारे लेवल टीयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या है, हमारे देश के अंदर जो कार्य है वो क्या है, स्मूथ तरीके से चल रहा है। तो अब इसके अंदर देखिए, इसको भी क्या है, जो ये इनको अलग अलग पावर्स दी गई हैं, तो इसकी जो पावर्स हैं, तो आगे देखिए बेटा इसके अंदर क्या बताया गया, द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल्स ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। गांव और जो कस्बे हैं उसके अंदर भी क्या है, लेवल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो उसके अंदर गाँव के जो कार्य होते हैं वो किसके हाथ में चले गए हैं, वो पंचायत के हाथ में चले गए हैं। उसको पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज़, और जो शहरी एरियाज़ हैं, नगरीय एरियाज़ हैं, उनके अंदर क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिकाएँ बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से सबको, इतने बड़े देश को चलाने के लिए हर लेवल के लिए क्या अलग अलग गवर्नमेंट बनाई गई है, ताकि वो सही तरीके से अपने कार्य को चला सके, स्मूथली रन कर सकें। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इन लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते हैं। लोकल गवर्नमेंट डिडंट हैव एनी पावर और रिसोर्स ऑफ देयर ओन। इनके पास अपनी खुद की पावर भी नहीं होती है। बट दस देयर वर लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। लेकिन ये सारे क्या हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़कर कार्य करते हैं। अब देखिए, मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी वर मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो इसके अंदर क्या है, 1992 के बाद एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जिसके द्वारा क्या है, जो थर्ड टीयर था डेमोक्रेसी का उसे बहुत अधिक पावरफुल बना दिया गया। तो देखिए क्या इसके अंदर क्या क्या बातें जोड़ी गई थी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया बेटा, फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस लोकल गवर्नमेंट, कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए भी क्या है, नियमित रूप से क्या करवाए जाएंगे, चुनाव किए जाएंगे, सिलेक्शन किए जाएंगे। सेकंड, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड इसके अंदर क्या है बेटा, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उसके लिए भी क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी, बैकवर्ड क्लास के लिए भी इसके अंदर क्या है, सीट्स रिजर्व की गई हैं। थर्ड पॉइंट, एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित हैं। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन सच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। पंचायत के और म्यूनिसिपल इलेक्शन के जो म्यूनिसिपल के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो क्या है, स्मूथली तरीके से टाइम टू टाइम वहाँ पर करवाए जाते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे क्या है, अपनी पावर्स को शेयर करने के लिए, एंड रिवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, और वो क्या है, अपनी पावर्स को लोकल बॉडीज़ के साथ शेयर करती हैं। एंड द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और ये क्या है, हर स्टेट की अलग अलग उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कोई स्टेट बड़ा है, कोई स्टेट छोटा है। तो इस प्रकार से जो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज, और जो लोकल गवर्नमेंट थी
रूरल एरियाज़ की उसे क्या है वो पंचायती राज के नाम से पॉपुलर हो गई। एंड ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत, और हर विलेज के अंदर क्या है बेटा एक ग्राम पंचायत नियुक्त की गई। दिस इज अ काउंसिल कॉन्सिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर, उसके अंदर क्या है वार्ड मेंबर नियुक्त किए गए। ऑफन कॉल्ड पंच, और उन्हें क्या कहा गया पंच या प्रेसिडेंट या सरपंच का नाम इन्हें दिया गया था। तो दे आर इलेक्टेड बाय द ऑल अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड, उस वार्ड के अंदर जितने भी अडल्ट पीपल रहते हैं उसके अंदर से क्या है सरपंच को या पंच को नियुक्त किया जाता है। ये हमारे इंडिया के अंदर जो विलेजेस हैं उसके अंदर ये जो प्रोसेस वो आज भी चल रहा है, इसको ध्यान से सुनना बेटा। एंड इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एंटायर विलेज, और पूरे विलेज के लिए जो भी डिसीजन लेना होता है वो कौन करता है पंच या सरपंच करती है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, अब जो पंचायत है उसके ऊपर कौन होती है ग्राम सभा होती है, वो ग्राम सभा उसके कार्य को देखती है। ऑल द वोटर्स इन विलेज आर इट्स मेंबर, पूरे विलेज के जो वोटर्स होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। एंड इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर, वो साल के अंदर 2 या 3 बार मिलते हैं। और जो एनुअल जो बजट होता है ग्राम पंचायत वो सारे आपस में मिलते हैं, और किस गांव के अंदर क्या चेंजमेंट करनी है, क्या उसमें सुधार करना है, कितने फंड की आवश्यकता है, वो सारे उसके अंदर मिलकर अपने 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 गाँव की रिक्वायरमेंट को आगे रखते हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस पूरा चलता रहता है। The local government structure goes right up to district level, and few gram panchayat are grouped together to form what is usually called a पंचायत समिति या ब्लॉक और मंडल, इसे पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल का नाम दिया गया है। एंड मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया, और जितने भी पंचायत मेंबर्स होते हैं वो सब मिलकर क्या है किसको चूज़ करते हैं पंचायत समिति को चूज़ करते हैं, उसके मुखिया को चूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से बेटा ये सारा प्रोसेस एक साथ मिलकर चलता रहता है। एंड कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट परिषद इसे कहा जाता है। एंड मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, और जिला परिषद के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है, उनका चुनाव होता है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड MLAs ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद जो चेयरपर्सन होता है वो क्या है जिला परिषद का क्या होता है पॉलिटिकली हेड होता है, उसका मुखिया होता है। एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल, इसी प्रकार से जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर क्या है लोकल गवर्नमेंट की जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी अपना कार्य करती है। म्यूनिसिपलिटीज़ आर सेट अप इन टाउन्स, कस्बों के अंदर म्यूनिसिपलिटी नगर पालिका चूज़ की गई है। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बड़े बड़े शहरों के अंदर क्या है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाए गए हैं। बोथ म्यूनिसिपलिटी और कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कॉन्सिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, और दोनों को क्या है इन दोनों के ऊपर क्या है जो इनको दोनों को मिलकर कंट्रोल करती हैं वो कौन होती है इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल जो चेयरपर्सन होता है वो इसका मुखिया होता है, वो इसका हेड माना जाता है। और इस प्रकार से बेटा गांव के अंदर और शहर के अंदर क्या है सबको अपने अपने कार्य दिए गए हैं, और जो शहर के अंदर जो इसका ऑफिसर होता है उसे मेयर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो ऑफिसर मेन हेड होता है उसे मेयर का नाम दिया जाता है। इस प्रकार से आप सभी ने देखा बेटा, इस प्रकार से ये सारा कार्य किसके ऊपर स्टेट लेवल के ऊपर और इसके ऊपर विलेज लेवल के ऊपर और किसके अर्बन लेवल के ऊपर ये सारा सब मिलकर अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी, और इस प्रकार से जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या है जो लोकल गवर्नमेंट का जो इतना बड़ा जो डेमोक्रेसी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक नया सिस्टम इसके द्वारा तैयार किया गया है। और इसके अंदर क्या है इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन इंडिया, इस प्रकार से हमारे देश की जो लोकतंत्रात्मक जो देश है डेमोक्रेसी वो क्या है बहुत अधिक उभर कर सबके सामने आई है। और इसके अलावा इट है जो ऑल्सो इंक्रीज ह्यूमन्स रिप्रेजेंटेशन वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। पहले क्या होता था बेटा जो लेडीज़ थी उनकी बात को दबा दिया जाता था, डेमोक्रेसी के अंदर मतलब देश के अंदर उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन अब क्या है लेडीज़ भी क्या रिप्रेजेंटेशन का कार्य करती हैं और उनकी आवाज़ को उनकी बातों को सुना जाता है।
एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफिकल्टीज वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, एंड जब इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं तो उसके अंदर क्या है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और सारा कार्य स्मूथ तरीके से चलता रहता है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न आने पर उस देश के अंदर क्या है, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होती है और इस प्रकार से हमारे देश के अंदर क्या है, सारा कार्य स्मूथ तरीके से चल रहा है। एंड वी आर दस स्टिल आ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और इस प्रकार से हमारे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो स्मूथ तरीके से अपने कार्य को आगे चला रही है और किसी भी प्रकार की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं आ रही है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। मैंने कोशिश की है बेटा आपको इजी लैंग्वेज के अंदर समझाने की। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा देखना, इसे पॉज करके देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो बेटा आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।